और इसका अनुमोदन करने वाले माननीय सदस्य श्री साकेंद्र प्रताप जी को, जिन्होंने श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण को यहाँ पर इस माननीय सदन के सामने प्रस्तुत किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी माननीय सदस्यों का और माननीय अध्यक्ष जी खासतौर पर आपका, क्योंकि अभिभाषण के दौरान जब महामहिम राज्यपाल जी यहाँ पर थी उस समय के दौरान छोड़ा उस 1 घंटे की अवधि को अगर हम तात्कालिक रूप से भूल भी जाएं तो शेष सदन में सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। कुल 117 सदस्य अब तक इस चर्चा में भाग लिए हैं, जिसमें सत्ता पक्ष के 67 माननीय सदस्यों ने और विपक्ष के भी हमारे 50 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लेकर के लोकतंत्र की इस पवित्र मंदिर की गरिमा को बढ़ाने का कार्य किया है। मैं इन सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देते हुए कृतज्ञतापूर्वक महामहिम राज्यपाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 23 मई को इस सदन में आकर के अपने अभिभाषण के माध्यम से सभी निर्वाचित माननीय सदस्यों का अभिनंदन किया, अपनी शुभेच्छा दी। सरकार अभिभाषण के माध्यम से सभी निर्वाचित माननीय सदस्यों का अभिनंदन किया, अपनी शुभेच्छा दी। सरकार क्योंकि दूसरा कार्यकाल अपना प्रारंभ की है तो पहले कार्यकाल की उपलब्धियों का भी उन्होंने उल्लेख किया। भारी कार्य योजना के बारे में भी सदन के समवेत सदन के माननीय सदस्यों को अवगत भी कराया। महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यों ने बहुत सारी चीजें यहां पर रखी और खासतौर पर मैं धन्यवाद दूंगा, यहां पर नहीं है नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी और अन्य हमारे नेता विपक्ष के अन्य सभी मान्य नेताओं का, जिन्होंने इस सदन में अपनी बातों को रखा। स्वाभाविक रूप से विपक्ष अपनी बात बोलेगा, सत्ता पक्ष के सदस्य अपनी बात को रखेंगे और इस दोनों के बीच से ही हमें एक रास्ता निकालना है। मुझे यहां पर कुछ माननीय सदस्यों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था और नेता प्रतिपक्ष के पूरे भाषण को मैंने यहां पर पूरी शालीनता के साथ सुना। 1 घंटे का उनका जो भाषण था राज्यपाल महोदय जी के, उसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों और अपनी बातों को ज्यादा कहा। और स्वाभाविक रूप से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें अपनी बातों को कहना था, लेकिन मुझे नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था और ऐसा लगता था कि एक होता है कि व्यक्ति चुनावी सभाओं में बात करता है, वहां पर वह अपनी अपनी मीठी मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है।
जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। पूरा भाषण 1 घंटे का अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि नया जनादेश प्राप्त सरकार के सामने जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो एक प्रकार से जनादेश का अनादर ही कर रहे हैं। और मुझे इस पर एक बहुत अच्छी बात याद आती है। एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए सहयोगी दलों को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, ये उसी सम्मान का प्रतीक है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर एक चुनाव को हम लोग लड़ते हैं, और उसमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे कार्यों से प्राप्त होता है। कार्यों का ही उल्लेख यहां पर श्री राज्यपाल जी ने किया था, और उन कार्यों पर चर्चा होती तो अच्छा होता। हम उस पर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जनता जनार्दन के द्वारा प्राप्त जनादेश, यह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के प्रति एक सम्मान है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। हम ढिंढोरा पीट पीट करके नहीं कहते थे कि हमने मेट्रो चला ली, हमने एक्सप्रेसवे बना लिया, हमने एयर कनेक्टिविटी दे दी। जनता जानती थी कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन राशन दे रहा है, कौन अपराधों को नियंत्रित कर रहा है, कौन निवेश को ला रहा है, कौन नौजवानों को रोजगार दे रहा है। ये जनता जनार्दन जानती थी, और इसीलिए जनता जनार्दन ने भी तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर विश्वास किया, सरकार को पुनः आने का अवसर दिया। 37 वर्षों के बाद, महोदय, 37 वर्षों के बाद कोई सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा की, कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से आई है और फिर से धमाकेदार तरीके से अपना काम प्रारंभ भी कर रही है। ये चीजें सरकार के इस जनादेश को बताती है, और महामहिम राज्यपाल जी ने भी कहा। मैं यहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, और इतने बड़ी आबादी का राज्य, हर एक सरकार ने अपने समय में जरूर कुछ प्रयास किया होगा,
लेकिन उन जन आकांक्षाओं का प्रतीक आखिर हम क्यों नहीं बन पा रहे थे? जो उत्तर प्रदेश की आवश्यकता थी। और राज्यपाल महोदय ने इसी बात का उल्लेख किया कि 37 वर्षों के बाद पुनः जनादेश प्राप्त होना तो कोई सामान्य बात नहीं, असामान्य बात है। हम जीते तो अच्छा है, और बीजेपी जीत जाए तो साहब ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई। ये कब तक आप करेंगे? ये तो जनता जनार्दन का अनादर है। और महोदय यही नहीं, इस दौरान हमारी सरकार ने 2017 में स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न किए थे, कोई हिंसा नहीं हुई। हमें लोकसभा का चुनाव करने का अवसर प्राप्त हुआ था 2019 में, 7 चरणों में चुनाव हुए थे, कहीं हिंसा नहीं हुई। 2021 में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधि चुने गए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए। 2022 में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। चुनाव में हर दल अपनी बात को रख सकता था, कह रहा था, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। लेकिन यहां पर चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए वेस्ट बंगाल से भी एक दीदी आई थी। और क्या स्थिति थी बंगाल में? विधानसभा चुनाव के बाद जो टोटल इंसिडेंट हुए थे वहां पर, पोस्ट पोल वायलेंस 12,000 घटनाएं घटित हुई थी। दो 294 विधानसभा सीटों में से 142 पर हिंसा की घटनाएं हुई थी, हिंसक घटनाएं घटित हुई थी। और यही नहीं, 25,000 बूथ प्रभावित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता शेल्टर होम में जाने